नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं मेरी अनजान सी मोहब्बत का चौथा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भाग को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। जब रागिनी ने फोटो लेकर के ये कहा कि ये शायद हमारे जीजा जी की तस्वीर है, तो कालिंदी और नंदनी दोनों ही उसकी तरफ देखने लगे। कालिंदी फोटो लेने उसकी तरफ बढ़ी तो रागिनी तस्वीर ले करके पीछे हट गई और उससे बोली, हैंडसम तो है, वैसे नाम क्या है इनका? ये कहते हुए उसने तस्वीर नंदनी को दे दिया। नंदनी ने देख करके कहा, वाह दीदी, आप तो बड़े वाले छुपे रुस्तम निकले। कहाँ मिली आप इनसे? कब से शुरू है सब कुछ? और क्या नाम है इनका? कालिंदी ने लपक के उससे तस्वीर ले ली और अपनी किताब में वापस रख दिया। रागिनी ने उसे देखते हुए कहा, बताओ ना दीदी, क्या नाम है? कब मिले आप इनसे? कालिंदी ने उन दोनों के पूछने पर कहा, 1 साल हो गया है हमें मिले। इनका नाम राघवेंद्र है, शिमला में रहते हैं, वहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। यहाँ बिजनेसमैन मीटिंग के लिए आते थे तो हम एक रेस्टोरेंट में गलती से हमारी मुलाकात हुई थी, फिर हम मिलते रहे और अब मैं इनसे प्यार करती हूँ। ये सुनते ही नंदनी ने कहा, मतलब ये किसी राजघराने से नहीं है? उसके इस सवाल पर कालिंदी ने ना में सिर हिला दिया। ये देख करके उन दोनों ने परेशान से चेहरे बना लिए। नंदनी ने उससे कहा, दीदी आपको पता है ना कि हमारे खानदान में आज तक जितनी भी शादियां हुई हैं वो राजघराने में हुई हैं और पापा तो कभी नहीं मानने वाले, तो आपने क्यों किया ये? कालिंदी ने कहा, अब दिल पर जोर तो नहीं होता है ना नंदू, पर मैं एक बार बड़े पापा से बात करूंगी, फिर आगे देखते हैं। अच्छा अब चलो रेडी हो जाओ, हमें जाना है शॉपिंग पर। ये बोल करके उसने बुक को बुक शेल्फ में रख दिया। वक्त ऐसे ही बीत रहा था। नंदनी का एग्जाम हो चुका था और रिजल्ट भी आ गया था। उसने एग्जाम पास कर लिया था और उसके एडमिशन भी हो गया था। 3 दिन बीत गए थे। कालिंदी ने जब विक्रम जी से बात किया राघव के लिए तो उन्होंने साफ मना कर दिया, ये कह करके कि राजघराने के नियम किसी के लिए नहीं बदलते हैं, इसलिए उसकी शादी राघव से नहीं हो सकती है। इस बात का फायदा वीर ने उठाया। उसे पता था कालिंदी को अगर रास्ते से हटाना है तो उसे विक्रम जी की नजरों से गिराना होगा। उसने कालिंदी से जा करके कहा, दीदी बड़े पापा ने ये गलत किया है। नंदनी दीदी को तो भेज दिया दिल्ली पढ़ने पर, आपके लिए वो नियम नहीं बदल पाए। वैसे जो कहो, अपनी बेटी अपनी होती है, पर मैं आपका साथ दूंगा क्योंकि आप मेरी बड़ी बहन हैं और मैं तो यही चाहता हूं कि आपकी शादी उनसे ही हो जिसे आप चाहती हैं। उसके ये बोलने पर कालिंदी ने उदास होते हुए कहा, पर यह कैसे मुमकिन है? बड़े पापा तो मानने से रहे। अरे उनकी फिक्र आप मत करो, एक बार आपकी शादी हो जाए फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उन्हें मानना ही पड़ेगा। आप कहो तो मैं वकील से बात करूं। वीर के इस बात पर कालिंदी ना जाने कैसे मान गई और हाँ कर दिया। वीर को जो चाहिए था वो उसे मिल गया था। कालिंदी ने राघव को भी मना लिया था कोर्ट मैरिज के लिए। वीर ने दोनों की शादी करा दी, पर जब ये बात महल में सबको पता चली तो सब हैरान हो गए। वीर को जो चाहिए था वो था कालिंदी को इस महल से निकलवाना और विक्रम जी ने कर दिया। उन्होंने उसे महल को छोड़ के जाने के लिए कह दिया था। कालिंदी राघव के साथ शिमला वापस चली गई। नंदनी को जब ये बात पता चली तो उसके पेपर चल रहे थे। उसने पेपर के बाद तुरंत जाने का फैसला किया। शिवाय को जब ये पता हुआ तो उसने भी इंडिया आने का फैसला किया। इधर वीर इन सब से खुश हो करके बार में पी रहा था। उसे जो खुशी मिली तभी बार के मालिक ने आकर के कहा, सर बार बंद होने वाला है। उसके ये बोलते ही वीर ने बची हुई
बोतल को हाथ में लिया और बाहर निकल गया। वो नशे की हालत में गाड़ी में बैठा और महल के लिए निकल गया। वो नशे में गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तभी उसके गाड़ी के आगे कोई लड़की आ गई। उसने जब उस लड़की को देखा तो वो कीर्ति थी, जो इस वक्त कहीं से आ रही थी। वीर उसे देखते ही पुरानी बात को याद करने लगा। वो गाड़ी से निकला और उसे देखते हुए बोला, वाह क्या किस्मत है, आज मैंने एक से बदला लिया और देखो एक और आ गई। कीर्ति ने उसकी बात पर कहा, आप नशे में हैं इसलिए शायद दिमाग से सोच के नहीं बोल रहे हैं। मुझे कुछ भी हुआ तो राजा साहब आपको छोड़ेंगे नहीं। उसका इतना कहना ही था कि वीर ने उसका हाथ पकड़ करके अपने पास खींचते हुए कहा, आज यहाँ से तुझे नहीं छोड़ने वाला। और रही बात राजा साहब के पास इन सब की खबर जाने की, तो इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोल करके उसने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और उसे ले करके वहां से चला गया। कीर्ति ने खुद को बचाने की कोशिश की, पर नशे की हालत में भी वीर काफी हिम्मत रखे हुए था। वो कीर्ति को लेकर के वहां से निकल गया। सुबह का वक्त महल में राजा साहब जब खाने की टेबल के पास आए तो वहां वीर नहीं था। उन्हें सुलोचना से पूछा, सुलोचना कहाँ है वीर? कल रात खाने पर नहीं थे, आज सुबह नाश्ते पर भी नहीं, वो महल में है भी या नहीं? सुलोचना ने नाश्ता लगाते हुए कहा, आ गया है भाई साहब, पर सो रहा है। हमने भेजा है नौकर को बुलाने के लिए, अभी आता होगा। वो ये कह ही रहे थे कि गायत्री और रागिनी भी चले आए। जयचंद्र भी नाश्ते के लिए आ गया था। तभी नौकर ने आकर के कहा, मालिक रामदीन की बेटी आई है। ये सुनते ही राजा साहब ने कहा, इतनी सुबह वो यहाँ क्यों आई है? ये कहते हुए वो सबके साथ महल के बाहर जाने लगे। तब तक फिर वीर भी उठ गया था। उसने जब सबको बाहर जाते हुए देखा तो नौकर से पूछा, क्या हुआ, सब बाहर क्यों जा रहे हैं? छोटे मालकिन और रामदीन की बेटी आई है, इतना बोल करके वो चला गया वहां से। ये सुन करके वीर के होश उड़ गए। उसने खुद से कहा, पर मैंने तो इतना, वो कहते हुए जल्दी से बाहर गया। राजा साहब बाहर पहुंचे तो रामदीन की बेटी हाथ में खंजर लिए खड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बहुत बुरी हालत में थी वो। उसे ऐसे देखते हुए सब घबरा गए थे। राजा साहब ने एक नौकर से बोला कि वो आ करके किसी चीज से इसके शरीर को ढके। एक नौकरानी गई उनके कहने पर और साल ले आई, पर कीर्ति ने उसे गुस्से से उठा के फेंक दिया और सब की तरफ देख करके बोली, क्या हुआ राजा साहब, आपको मेरी हालत देखी नहीं जा रही है? आज मैं आपसे कोई इंसाफ मांगने नहीं आई हूँ, क्योंकि अब इंसाफ होगा। जिसने मेरे साथ ये किया है वो आपके घर चिराग है, पर मेरी हाय है कि वो इस कुल के नाश करेगा। जिस गुरूर में वो आज है वो गुरूर टूटेगा और उसे तोड़ेगी एक औरत। उसे मारने वाली भी एक औरत ही होगी। उसने आज जिस औरत के मान भंग किया है, खुद के लिए उसे कमजोर समझ के, एक दिन वही औरत उसके अहंकार को मारेगी। ये गिड़गिड़ाएगा पर इसकी भी सुनने वाला कोई नहीं होगा, ये मरेगा। ये कहते हुए उसने उसी खंजर से खुद के गले पर वार किया और मर गई। ये देख करके राजा साहब के साथ सबका दिमाग हिल गया। इस पर राजा साहब का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो गया। उन्होंने पीछे खड़े वीर को देखा और उसे कॉलर से पकड़ करके लाते हुए बोले, आज जो गुनाह आपने किया है वो अब माफी के लायक नहीं है, इसलिए आज हम माफ भी नहीं करेंगे तुम्हें मौत नहीं जिल्लत भरी जिंदगी नसीब करेंगे, जो आज तक किसी को ना मिली हो। इस पर जयचंद्र ने कहा, बड़े भाई साहब माफ कर दें, अपने गुस्से पर काबू रखें, नादान है। पर इस बार राजा साहब का गुस्सा बढ़ गया था। उन्होंने जयचंद्र की बात भी नहीं सुनी और नौकरों को हुक्म दिया कि इसे घोड़े से बांध करके पूरी रियासत घुमाओ और सब इसे मारेंगे, और अगर जिंदा बच जाए तो ले जा करके इसे रियासत के बाहर फेंक दो। उसके ये कहते ही नौकरों ने उसे पकड़ लिया। वीर ने राजा साहब से कहा, बड़े पापा हमें माफ कर दें, हम अगली बार ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दें। पर राजा साहब ने उसकी एक नहीं सुनी। आज सुलोचना ने भी राजा साहब से कुछ नहीं कहा था। वीर को घोड़े से बांध दिया गया और उसे जैसा कहा गया था पूरी रियासत में घुमाया गया, और जिंदा था इसलिए उसे रियासत के बाहर छोड़ दिया गया।
इस बात को 2 हफ्ते बीत रहे थे, किसी को भी नहीं पता था कि वीर कहाँ है। नंदनी और शिवाय भी वापस आ चुके थे। उन्हें जब वीर के बारे में पता चला तो हैरान थे वो। राजा साहब को नंदनी ने समझाया कि कालिंदी दीदी को वीर ने ही उकसाया था ऐसे शादी करने के लिए, वरना कालिंदी ऐसा नहीं करती। उसके समझाने पर राजा साहब मान गए। उन्होंने कालिंदी से बात किया और उससे मिलने आने के लिए बोला। कालिंदी ने कहा कि वो सावन के मेले के वक्त राघव के साथ घर आ जाएगी। सब इंतजार कर रहे थे सावन के आने का, क्योंकि कालिंदी से मिले बहुत वक्त बीत गया था। शिवाय वापस चला गया था क्योंकि उसके एग्जाम थे। नंदनी अभी यहाँ रुकने वाली थी। देखते देखते वक्त बीता और सावन आया, पर कालिंदी नहीं आ पाई क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और इसके लिए राघव ट्रबल नहीं करना चाहता था, या यूं कहें कि उसे कालिंदी की फिक्र थी। तो राजा साहब ने भी उन्हें बच्चे के जन्म के बाद आने को कहा। नंदनी वापस दिल्ली चली गई। रागनी के भी बोर्ड एग्जाम थे तो वो भी तैयारी में लग गई, पर इस बीच वीर का ना कोई अता पता था और ना किसी ने पता लगाना चाहा। पर सुलोचना माँ थी, इसलिए वीर को याद कर उसके आंसू निकल आते थे, पर जब उसका गुनाह याद आता तब वो आंसुओं को साफ कर लेती। वक्त अपनी रफ्तार से बीते जा रहा था। 1.5 साल निकल गया था। कालिंदी माँ बन गई थी और वो इंदौर आ रही थी। इंदौर में भी उसके आने की बहुत तैयारियां चल रही थी। नंदनी भी वापस इंदौर आ गई थी। रागनी के पेपर हो गए थे और वो फ्री थी। सब जगह सजावट हो रही थी। कालिंदी जब इंदौर एयरपोर्ट पहुंची तो महल में गाड़ी खड़ी थी। राजा साहब और जयचंद्र उसे खुद लेने आए थे। कालिंदी इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंची थी। राजा साहब और जयचंद्र उसे लेने आए थे। उन्हें देख करके कालिंदी खुश थी। राजा साहब ने अपने नाती को गोद में लिया और सबको लेकर के महल की तरफ बढ़ गए। राघव पहली बार अपने ससुराल जा रहा था। वैसे उसके गार्ड्स हमेशा उसके साथ रहते थे, पर आज नहीं थे। उसने उन्हें लाना जरूरी नहीं समझा था। बस राघव अपनी दाई माँ कालिंदी और बच्चे के साथ आया था। राजा साहब कालिंदी से बात करते हुए महल की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी एक सुनसान रास्ते पर उनकी सबसे आगे वाली गाड़ी ब्लास्ट हो गई और ये देख करके बाकी सारी गाड़ियां रुक गई। कालिंदी और राघव को अंदर बैठने को कह करके राजा साहब बाहर निकले। उन्होंने गार्ड्स के साथ बाहर निकल के देखा तो आगे की गाड़ी बहुत बुरी तरीके से ब्लास्ट हुई थी। दाई माँ ने कहा, बहू रानी ये सब क्या है? कालिंदी ने कहा, दाई माँ लगता है बड़े पापा का कोई दुश्मन है, आप चीकू को पकड़े हम देखते हैं। ये कहते हुए उसने बच्चे को उनके हाथ में दे दिया। दाई माँ बच्चे को लेकर के बैठ गई। राघव ने उससे कहा, आप रुके, मैं बड़े पापा के पास जाता हूँ। ये बोल ही रहा था कि तभी गोलियां चलने लगी और राजा साहब देखते देखते गोलियों से छलनी हो गए। ये देख करके कालिंदी बहुत जोर से चिल्लाई, बड़े पापा। जयचंद्र वहीं खड़ा था पर उसे एक भी गोली नहीं छुई। राघव ने कालिंदी को गाड़ी में ले करके दाई माँ के साथ जाने को कहा। तभी 4-5 गाड़ियां वहां आ गई। कालिंदी ने जब उसमें शेर सिंह को देखा तो उसकी आंखें फैल गई। वो इस इलाके का सबसे खूंखार डाकू था जिसे राजा साहब ने मारने का इनाम रखा था और इस वक्त उसका यहाँ आना उसे समझ आ गया था। उसने दाई माँ से कहा, दाई माँ इसे ले करके वापस एयरपोर्ट चली जाए। अगर मुझे कुछ हो जाए और अगर मैं और ये वापस ना आए तो भैया से बोल देना कि कार एक्सीडेंट हो गया था, पर उन्हें ये सच मत बताना। मैं नहीं चाहती भैया यहाँ आए, आप समझ रही हैं ना? जाएं इसे ले करके। दाई माँ ने आंखों में आंसू लिए उससे कहा, बहुरानी आप सबको छोड़ के कैसे चली जाऊं? अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है दाई माँ, इसकी जान बचानी जरूरी है। आप प्लीज इसे ले करके किसी भी तरह यहाँ से निकल जाएं और ये गन रखें। इन दोनों में गोलियां हैं। जो भी आप तक आने की कोशिश करे उसे बिना झिझक के मार डालना, पर खुद को और बच्चे को कुछ मत होने देना। अब जाएं आप। उसके ऐसे कहने पर दाई माँ धीरे से उतर के दूसरी गाड़ी में बैठ गई और उस गाड़ी को लेकर के वो वहां से निकली। राघव ने सबका ध्यान फायरिंग करके अपनी तरफ किया। दाई माँ बच्चे को लेकर के जा चुकी थी। कालिंदी से राघव ने कहा, कालिंदी आपके पापा आराम से खड़े, उन्हें कोई कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों? ये सुनते ही कालिंदी ने भी इस बात पर ध्यान दिया। वो गाड़ी से राघव के साथ उतरी और आगे बढ़ने लगी। तभी जयचंद्र ने शेर सिंह से कहा, तुमने भाई साहब को मार डाला, हमारे बड़े भैया को। हमने तुमसे कहा था कि इन्हें मारना नहीं है। नहीं मारना था इन्हें बस जख्मी करना था और मेरे बेटे को उनके सामने उस तख्त पर बैठना था।
ये सुनते ही कालिंदी और राघव दोनों ही शॉक्ड हो गए। कालिंदी ने उसे देखते हुए हैरान नजरों से कहा, आपने कराया ये सब? बड़े पापा को आपने मरवाया है, पर क्यों पापा? तब तक बीच में शेर सिंह बोला, राजकुमारी अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म तो महल में शुरू हो चुका होगा। जो वीर साहब ने किया है, यहाँ हम इन्हें मार डालें, वहाँ वो उन दोनों राजकुमारियों को और रानी जी को मार डालेंगे, और वहाँ विदेश में उसका छोटा भाई भी मारा गया। बस फिर क्या, गद्दी उनकी और मैं उनके साथ उस महल में राज करूंगा। उसकी बात पर जयचंद्र ने कहा, चुप करो तुम। देखो बेटा, हम बड़े भाई साहब को मारना नहीं चाहते थे, हम कभी उन्हें नहीं मारना चाहते थे। आखिर वो मेरे बड़े भाई साहब थे, पर क्या करता, मुझे वीर को गद्दी पर बैठाना था। मैंने उनसे कई बार इस बारे में बात किया, पर वो ना जाने क्यों नहीं माने। उन्होंने कहा उस पर पहले तुम्हारा, फिर नंदनी का, फिर वीर का हक है। अब मैं कैसे किसी और को गद्दी पर बैठे देख सकता था, इसलिए मैं चाहता था उन्हें घायल किया जाए बस, पर इसने उन्हें मार डाला। कालिंदी ये सुन करके उनसे बोली, मतलब आप मुझे इसलिए यहाँ आने से रोक रहे थे? आप इसलिए चाहते थे कि मैं यहाँ नहीं आऊँ? जयचंद्र ने उससे कहा, हाँ, इसलिए मना कर रहा था कि तुम यहाँ मत आओ। अब मुझे तुम्हें भी खत्म करना होगा, क्योंकि अब तुम दोनों को सब कुछ पता चल गया है। उसके बाद उस दाई माँ को खत्म कर दूंगा और तुम्हारे बच्चों को। उसके बाद वीर को भी गद्दी मिल जाएगी। माफ कर देना बेटा। कालिंदी ने गुस्से में कहा, कैसे इंसान हैं आप? आपको जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? आपने खुद के बड़े भाई, यहाँ तक कि अपने खुद की बेटी को मारने के लिए हाथ उठा लिया। कैसे पिता हैं आप? कैसे आपका कलेजा ये सब करने को कह दिया पिताजी? एक गद्दी के लिए आप सबकी जान लेने चल दिए। कैसे पिताजी हैं? जयचंद्र ने कहा, मैं किसी को नहीं मार सकता, ये मारेगा। मैं तो बस खड़ा हूँ, मैं कैसे तुम्हें मार सकता हूँ? कालिंदी, तुम तो मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें कैसे दर्द दे सकता हूँ? वो इतना बोल ही रहा था कि तभी एक गोली आई और राघव के सीने में लगी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि कोई कुछ कर भी नहीं पाया। कालिंदी की तो आंखें ही फैल गई थी। राघव घुटने पर बैठ गया। शेर सिंह ने कहा, अब बात बंद, बहुत हो गई बात, अब थोड़ा खेल लें। इतना बोलना ही था कि कालिंदी ने वहां पड़ी एक तलवार को उठा के बोला, शेर सिंह, तुमने बहुत गलत जगह आकर के जंग शुरू कर दी है। मुझे नहीं पता था मैं तुम्हें मार पाऊंगी या नहीं, पर मुझे इतना पता है कि तुम इस धरती पर मरोगे, और वो मेरे खानदान के हाथों। ये बोल करके उसने राघव को उठाया और अपने आदमियों को इशारा किया कि गोली चलाएं। उसके आदमी इशारा पाते ही गोली चलाने लगे। कालिंदी ने राघव को गाड़ी के पीछे बैठाया और उससे बोली, हमें माफ कर दें राघव, हमें नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, माफ कर दें हमें। राघव ने उससे दर्द में कहा, कालिंदी, आप माफी मत मांगो, मौत को कोई नहीं रोक सकता है। आप एक काम करो, जाएं महल और जा करके बाकी सबको देखें, शायद उन्हें बचा सको आप। मैं यहाँ इन सबको रोकता हूँ, बचा तो मुलाकात करूंगा, अब निकलो यहाँ से। ये कहते हुए उसने अपनी गन ली और कालिंदी को गाड़ी की तरफ जाने को कहा। कालिंदी उसके माथे पर चूम कर तलवार हाथ में लिए गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी तो कुछ लोगों ने उसे आकर के घेर लिया। राघव पीछे दूसरे लोगों को रोकने में लगा था। कालिंदी तलवार को कस के हाथ में पकड़ा और उसे ऐसे चला रही थी जैसे उसके लिए आम बात हो। उसने देखते देखते 5 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया। कालिंदी आगे बढ़ने लगी तो किसने उस पर और राघव पर तलवार से वार किया। एक तो शेर सिंह था जिसने राघव पर वार किया था, और कालिंदी पर शेर सिंह के आदमी ने। शेर सिंह ने राघव को मार दिया था। कालिंदी ने अपने सामने अपने प्यार को मरते हुए देखा तो उसने अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए जिसने उसे मारा था उसे मार डाला था, और उसकी हालत बहुत खराब थी। शेर सिंह ने उसे बालों से पकड़ा और गोलियां उसके पेट में उतार दी। शेर सिंह पूरा खून से लथपथ था। जयचंद्र को देख करके उसने कहा, चलो अब महल भी देख लें। ये बोल करके वो गाड़ी में बैठा और जयचंद्र के साथ महल जाने लगा। इधर महल में नंदनी दोनों ही कालिंदी के कमरे को सजा रहे थे। उसके कमरे में छोटा सा पालन रखा था, वो भी चांदी का। तभी गायत्री और सुलोचना भागते हुए अंदर आए। उन्हें देख करके दोनों खड़ी हो गई। गायत्री ने उन दोनों से कहा, बेटा, एक आदमी आया है, उसने बताया है कि शेर सिंह ने आपके पापा, दीदी और जीजा जी को मार डाला है, और इन सब में जयचंद्र और वीर का हाथ है। महल पर भी हमला होने वाला है। इससे पहले कुछ गलत हो आप दोनों
वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी एक खंजर आ करके उनके पीठ पर लगा, जिसे देख करके सुलोचना चिल्लाई, दीदी दीदी। ये कहते हुए उसने उसे पकड़ा। उन्होंने देखा 4-5 लोग अंदर आ रहे हैं। सुलोचना ने नंदनी और रागिनी से कहा, बेटा उठाओ तलवार वरना आज कोई नहीं बचेगा। उसके इतना कहते ही दीवार में लगी तलवार को दोनों निकाल के सामने खड़ी हो गई। दोनों ने कुछ वक्त में ही सबको मार दिया, पर वो और ज्यादा थे। नंदनी ने जा करके दरवाजा बंद किया और गायत्री जी ने पास आई। उनका सर अपनी गोद में ले करके रोते हुए बोली, माँ माँ प्लीज हमारा साथ मत छोड़ना, प्लीज माँ आप प्लीज हमें मत छोड़ना। गायत्री ने उसका हाथ पकड़ करके कहा, आपको रागिनी का ख्याल रखना होगा, इसे ले करके इस महल से दूर चली जाओ नंदनी, और खुद को कमजोर मत समझना। आप सब सूरवंश की लड़कियां हैं, आप अगर आपके हाथ प्यार के लिए उठ सकते हैं तो ये दुश्मनों को मारने में भी झिझकते नहीं हैं। सोचना मेरी बेटियों को बचा लेना, इन्हें कुछ मत होने देना। ये कहते हुए उसने एक लंबी सांस ली और वो दोबारा कुछ नहीं बोल सकी। गायत्री जी उन दोनों को छोड़ के जा चुकी थी। सुलोचना ने उसका हाथ पकड़ करके कहा, वादा करती हूँ दीदी आपकी बेटियों को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। नंदनी और रागिनी दोनों ही रोए जा रही थी। तभी सुलोचना ने देखा कि दरवाजा टूटने वाला है और सब अंदर आने वाले हैं। उसने दोनों से कहा, बेटा आप दोनों देर मत करो, यहाँ से जाएं, प्लीज उठो और निकलो। नंदनी की आंखों में गुस्सा था। तभी सब दरवाजा तोड़ के अंदर आ गए। उनमें से एक ने कहा, आज इन दोनों को मार डालना, बस इन्हें छोड़ देना। उनके ये बोलना ही था कि नंदनी ने रागिनी की तरफ देखा। दोनों ने अपनी तलवार लिया और सबसे सामने खड़े आदमी के सर को एक बार में काट दिया। उसके खून के छींटे उनके चेहरे और कपड़ों पर गिर गए थे, जिसे देख करके बाकी सब डर गए थे। ये देख करके सुलोचना भी डर गई थी। उन दोनों बहनों ने गुस्से भरी लाल आंखों से उन्हें देखा और नंदनी ने कहा, बहुत गलत किया यहाँ आकर के। ये कहते हुए वो रागिनी के साथ उनसे लड़ने लगी। वो दोनों ही उन्हें एक बार में सीधा मार रही थी। आज उन्हें देख करके लग रहा था जैसे वो दया भावना वाली लड़की नहीं बल्कि काली का रूप ले चुकी थी। दोनों मारते हुए सबको जब हाल में आए तो देखा सारे गार्ड्स लड़ चुके थे। सुलोचना उन दोनों के पीछे आ रही थी। नंदनी और रागिनी दोनों ही खून से लथपथ थी। इस वक्त उन्हें कोई देख लेता अगर तो डर से कांप जाता। उन दोनों ने हाल को खून का समुद्र बना दिया था। जब कोई नहीं बचा तो सुलोचना ने कहा, नंदनी रागिनी प्लीज बेटा आप दोनों से विनती है, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, आप दोनों प्लीज यहाँ से जाओ, बहुत आदमी है बाहर, आप दोनों सबसे नहीं लड़ पाओगी, आप दोनों अपनी जान बचा लो। एक बेटी खो चुकी हूँ पर अब मैं और दोनों को नहीं खो सकती। ये कहते हुए वो दोनों का हाथ पकड़ करके एक गुप्त दरवाजे के पास आई और काका से बोली, काका आप इन्हें ले करके यहाँ से चले जाएं और इन्हें रियासत से बाहर छोड़ आएं। ये कहते हुए उन्होंने कुछ कागजात काका को दिए और नंदनी से बोले, ये कागजात आपको हमेशा अपने पास रखना है, इसे किसी के हाथ मत लगने देना, क्योंकि इसकी वजह से ही वीर कभी इस गद्दी पर नहीं बैठ पाएगा। आप अब जाएं। उसने दोनों को वहां से भेज दिया था और तभी वहां वीर आया। सुलोचना ने नंदनी और रागिनी को काका के साथ महल से भेज दिया था। वीर जब महल में अपने आदमियों के साथ अंदर आया तो उसने देखा हर तरफ खून था और हर तरफ लोग पड़े थे। तभी उसके सामने सुलोचना आकर के खड़ी हुई। उसे देख करके वीर की नजरें झुक गई थी। सुलोचना उसे देख करके बोली, मुझे नहीं पता था कि मैं एक जंगली बहसी दरिंदे को जन्म दे रही हूँ, वरना मैं तुझे अपने कोख में ही मार डालती। ऐसे बेटे से तो मैं बिना बेटे के ही माँ ठीक थी। क्या मिला तुम्हें वीर ये सब करके? देख रहे हो इन महलों की दीवारों को, ये कभी चमका करती थी, आज ये खून से नहाई हुई हैं, हर तरफ चीखें हैं और लोग पड़े हैं। वीर तुमने अपने पाप का घड़ा भर लिया है, शायद अब तुम्हारे अंत का वक्त आ गया है। इस पर वीर ने हंसते हुए कहा, कौन मारेगा मुझे माँ? मैंने किसी को नहीं छोड़ा, सिर्फ पापा और आप बचे हैं। मैंने सबको मार डाला, यहाँ तक कि सिवाय को भी किसी को नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं किसी को इस महल में नहीं देखना चाहता। आपसे और पिताजी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए आप दोनों को कुछ नहीं कर सकता। आप दोनों मेरे साथ यहीं रहें। ये गद्दी ये महल आज से मेरा हुआ, यहाँ का राजा आज से मैं हूँ, वीर सिंह सिसोदिया। नहीं वीर, अभी भी इस महल को और इस गद्दी को तुम नहीं पा सकते, क्योंकि इसके दो दावेदार हैं।
जो कि अभी जिंदा हैं और तुम्हारी हयानियत से दूर जा चुके हैं। और मत भूलो, इस महल में जो हिस्सा था वो नंदनी और रागनी का भी है। और इस गद्दी पर भाई साहब ने कालिंदी के बाद नंदनी को बैठने के लिए जो कागजात दिए थे वो भी अभी तक नंदनी के पास है। आप हार गए बेटा, ये गद्दी अभी आपकी है, पर एक वक्त आएगा जब मेरी बेटियां वापस आएंगी और तुम जैसे हैवान से ये गद्दी लेंगी और दीदी भाई साहब बाकी सबकी मौत का बदला लेंगे। मुझे कीर्ति की बोली बात सच होती नजर आ रही है वीर। ये कहते हुए वो उसे गुस्से भरी नजरों से देख रही थी। वीर ने उसे देखते हुए अपने आदमियों से कहा, जाओ और दोनों राजकुमारियों को मार के पेपर से लेकर के आओ और उन दोनों का सर मेरे लिए तोहफे में लाना। मैं दोनों को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। अब जाओ। उसके ये बोलते ही सुलोचना उसे गुस्से और नम आंखों से देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी कोख ऐसी औलाद भी पैदा कर सकती है जिसने पूरे महल को जंग का मैदान बना दिया और खून से होली खेली। वो अपने नसीब को कोस रही थी। वीर के आदमी नंदनी और रागनी को मारने के लिए निकल गए थे। इधर काका उन्हें गुप्त मार्ग से निकाल के जंगल की तरफ ले आए थे। उन्होंने उसे देख करके कहा, राजकुमारी यहाँ से सीधे चलते हुए आपको सड़क मिलेगी, वहां पर मेरे कुछ आदमी खड़े होंगे, वो आपको गाड़ी दे देंगे, आप निकल जाना यहाँ से दूर। और ये फोन है, मैंने आपको ये फोन इसलिए दिया है क्योंकि इस फोन से आपको कोई खोज नहीं पाएगा। हम आपको इसी फोन से कॉल करेंगे। अब जाएं और एक बात हो सके तो आप वापस मत आना। यहाँ खुद की और छोटी राजकुमारी की हिफाजत करना। छोटी रानी की फिक्र मत करना, उनके लिए हम हैं। अब जाएं आप। ये कहते हुए उसने कागजात, फोन और 2 गन उन दोनों को दिया और एक पैसों से भरा बैग भी। नंदनी उसे देख करके हाथ जोड़ के वहां से रागनी का हाथ पकड़े, कमर में गन लगाए और हाथ में तलवार लिए वहां से जाने लगी। काका वापस दूसरे रास्ते से महल चले गए। नंदनी रागनी का हाथ पकड़ के जंगल से सीधे चली जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, सीने में दर्द था, पर कदम उसके रुक नहीं रहे थे। वो जंगल से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी वीर के भेजे 10-12 आदमी वहां आ गए। उन्होंने उन दोनों को घेर लिया था। नंदनी ने उन्हें गुस्से भरी निगाहों से देख करके कहा, लगता है यहाँ तुम्हें तुम्हारी मौत लेकर के आई है। मैं भी आज किसी को माफ करने की हालत में नहीं हूं, तो उठाओ तलवार और लड़ो। ये कहते हुए नंदनी ने अपनी तलवार ली और रागनी ने अपना बंदूक उठाया। दोनों पर जब वार हुआ तो दोनों ने उन सब से बहुत बहादुरी से लड़ा था। दोनों ने जमीन पर देखा तो लाशें पड़ी थी और हरी घास अब लाल हो चुकी थी। नंदनी ने रागनी का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गई। दोनों जब सड़क के पास पहुंचे तो देखा वहां काका के आदमी खड़े हैं। उन आदमियों ने जब दोनों को देखा तो एक वक्त के लिए डर गए। रागनी ने हाथ आगे किया तो उनमें से एक ने डरते हुए ला करके कार की चाबी और 2 एयर टिकट उसे थमा दिया और उनसे बोला, आप सब यहाँ से सीधे दिल्ली चली जाएं और वहाँ से जहाँ ठीक लगे, पर दिल्ली में मत रुकिएगा क्योंकि सबको पता है आप वहां जरूर जाएंगे। अब निकलें आप दोनों। रागनी नंदनी के साथ गाड़ी में बैठ गई और वहां से निकल गई। इधर जब जयचंद्र और शेर सिंह महल पहुंचे तो उन्होंने महल का नजारा देखा जहां महल खून की होली खेल चुका था। सुलोचना ने जयचंद्र को देखते हुए कहा, आज ये सब देख करके आप खुश तो होंगे ना? क्यों साहब, क्यों किया आपने ये सब? सिर्फ गद्दी के लिए? सिर्फ एक गद्दी के लिए आपने अपने भाई भाभी, अपने बेटे बेटी, उसके पति, यहाँ तक कि हमारे अर्जुन को भी मार डाला आपने। उस छोटे से बच्चे की क्या गलती थी साहब? कैसे पिता हैं आप? आपका जमीर आपको एक भी बार धिक्कारा नहीं? एक बार भी आपके सीने से आह नहीं निकली? एक बार भी आपका दिल पसीजा नहीं उन सबको मारते वक्त? ये महल एक वक्त हंसी की आवाजों से गूंजता था, आज यहाँ सबकी मौत की चीखें सुनाई दी हैं। कैसे इंसान हैं आप? आज से आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं ये महल आप सबको छोड़ के जा रही हूँ। आज के बाद इस महल में मैं कदम भी नहीं रखूंगी। ये बोल करके वो जाने लगी तो वीर ने कहा, नहीं माँ, आपको जाने का अधिकार हम नहीं देते, आप यहीं रहेंगी। ले जाओ इन्हें इनके कमरे में। उसके ये बोलने पर कुछ आदमी सुलोचना को पकड़ के जबरदस्ती कमरे में ले गए।
वीर का अब महल पर राज हो गया था। उसने पूरे महल को अपने कब्जे में ले लिया, पर असलियत में वो अभी तक राजा नहीं था, क्योंकि उसे कागजात नहीं मिले थे और ना ही रागिनी और नंदनी ही उसके से हाथ लगे थे। दोनों ही उससे दूर चली गई थी। काका जब वापस महल आए और सुलोचना से मिले तो उन्होंने उसे बताया कि वो दोनों सही सलामत चली गईं और उससे ये भी कहा कि वो इस महल में रहें ताकि नंदनी और रागिनी को बचा सकें। जब जब वक्त आए उसकी बात मान के सुलोचना ने महल में रहना ही ठीक समझा और वो उसी महल में रहने लगी। और आज प्रेजेंट डे रागिनी ने रुद्र और श्लोक को सब बता दिया था। रुद्र ने नंदनी से और रागिनी से कहा, आपकी बहन का नाम कालिंदी था और उनके पति का नाम राघव। उसके ये बोलने पर नंदनी ने कहा, जी वो यहीं शिमला में रहती थी। हम उनके ही घर वालों से मिलना चाहते थे, पर जीजा जी के घर वालों के बारे में हमें कुछ ज़्यादा नहीं पता था और उनका पूरा नाम भी हम नहीं जानते थे। हमें पता चला था हमारा छोटा सा अर्जुन शायद जिंदा है, पर बहुत खोजने पर जब कुछ पता नहीं चला तो हमने खोजना बंद कर दिया। रुद्र ने अपने फ़ोन को निकाल के उसमें एक तस्वीर निकाल के दिखाते हुए कहा, क्या यही आपकी दीदी थी? वो दोनों तस्वीर देख करके बोली, हाँ यही हमारी दीदी हैं, लेकिन आप कैसे जानते हैं इन्हें? रुद्र ने कहा, क्योंकि ये मेरी भाभी हैं। मुझे लगा इनका कार एक्सीडेंट हुआ था, पर आज पता चला कि उन्हें मारा गया था। नंदनी ने उसे देखते हुए कहा, मतलब साहिल हमारी दीदी का बेटा हम सब का अर्जुन है, मतलब वो हमारा भतीजा है। ये कहते हुए वो बिस्तर से उठी और साहिल के सामने घुटने पर बैठ के उसे चूमने लगी। उसने उसे गले से लगा लिया। रागिनी ने साहिल को अपनी गोद में उठा के कहा, छोटे माफिया तुम तो हमारे अपने निकले। ये बोल करके उसने उसे गले से लगा लिया। काका ने नंदनी और रागिनी को देख करके कहा, राजकुमारी आप दोनों अब जरा संभल के रहना, क्योंकि शेर सिंह गुस्से में गया है यहाँ से और वो वापस जरूर आएगा। और ये बात उससे छुपा के रखें कि कालिंदी बिटिया का बेटा जिंदा है। अगर उस हैवान को पता चला तो कहीं उसे मार ना डाले, इसलिए इनके बारे में किसी को ना बताएं। रुद्र ने उन्हें देखते हुए कहा, काका भूल जाए कि साहिल के पास आ सकता है या उसे कोई छू सकता है। ये सोच भी ले कोई तो उसे ऐसी मौत दूंगा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब साहिल और इन दोनों की जिम्मेदारी हमारी है। अब आपसे वादा करते हैं इन्हें कुछ नहीं होने देंगे। काका ने उसे देख करके कहा, तो ठीक है, हम यहाँ से जाते हैं, हमें महल वापस पहुँचना है और मालकिन को सब ठीक है इसकी खबर भी देना है, इसलिए हम निकलते हैं। जाने से पहले वो साहिल के पास आए और अपने गले में पहना सूर की लॉकेट वाला चेन उतार करके उसके गले में पहनाते हुए बोले, ये आपके लिए छोटे कुंवर सा, आप हमारे रियासत के सबसे पहले वंश हैं, इसलिए आपने बूढ़े काका नाना की तरफ से आपके लिए सदा खुश रहो। काका उसे आशीर्वाद दे करके वहां से चले गए। रुद्र ने नंदनी और रागिनी से कहा, आप दोनों हमारे साथ इस वक्त घर चले। हमारे अकेले इस हालत में रहना ठीक नहीं होगा। आप दोनों साथ रहेंगी तो ठीक रहेगा, इससे आप साहिल के साथ वक्त भी बिता पाएंगी। रागिनी ने उसकी बात पर कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो मंजूर है। क्या बोलती हो दीदी? नंदनी साहिल को देख करके हाँ बोल दिया। रुद्र सबको लेकर के घर आ गया। उसने नौकरों से कह करके गेस्ट रूम ठीक करने को कहा। नंदनी साहिल को अपनी गोद में लिए बैठे थे। रुद्र उसे बहुत प्यार से देख रहा था। श्लोक ने उसे कोहनी मारते हुए कहा, साले ऐसे मत देख, नजर लग जाएगी लड़की को। वैसे भी अब वो यहीं है तो आराम से देख लेना, अभी उसे आराम करने का बोल। दोनों की हालत देख करके लगता है जैसे कहीं होली खेल के आई हो, चल जा करके बोल। वो दोनों उन दोनों के पास आए और श्लोक ने कहा, नंदनी जी आप दोनों फ्रेश हो जाएं और आ जाएं तो खाना साथ में खाते हैं। नंदनी ने दोनों को देखते हुए कहा, पर हमारे पास कपड़े नहीं हैं। तो उसके ये कहते ही रुद्र ने एक नौकर को बुलाया और उससे बोला, जाओ भाभी की अलमारी से 2 साड़ियां निकाल लाओ और इन्हें दे दो। बोल करके वो साहिल को नंदनी की गोद से उठा के अपने साथ अपने कमरे में लाया। नंदनी को ये देख करके अच्छा नहीं लगा, वो उसे गुस्से में जाते हुए देख रही थी। नंदनी जाते हुए रुद्र को घूर के देख रही थी। उसे ऐसे घूरते हुए देख करके श्लोक ने कहा, नंदनी जी आप जाएं चेंज कर लें। उसके ये बोलने पर वो चली गई। रागिनी जब जाने लगी तो श्लोक ने उसका हाथ पकड़
के रोक लिया। इस पर रागिनी ने उसे देखते हुए कहा, क्या है? श्लोक उसके पास आते हुए बोला, अब तुम यहीं हो तो जरा संभल के, क्योंकि अब मैं तुमसे सारे बदले लूंगा। ये सुनते ही रागिनी ने अपना हाथ छुड़ा के उसे देखते हुए कहा, संभल के तो तुम रहना, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। तो जब तक मैं यहाँ हूँ तो सावधान। ये बोल करके वो चली गई। श्लोक ने उसे जाते हुए देख करके कहा, देखते हैं किसे किससे संभलने की जरूरत है। ये बोल करके वो भी अपने कमरे में चला गया। रात का वक्त था, रुद्र का घर है। रात हो गई थी। रुद्र साहिल को चेंज करा के जब बाहर ले गया तो उसने देखा खाना लग गया था, पर अभी तक नंदनी और रागिनी नहीं आई थी। श्लोक भी रेडी होकर के आ गया था। उसने रुद्र को देखते हुए कहा, चल यार खाना खाते हैं, आज का दिन बहुत बुरा था पर अच्छा भी, लेकिन अब भूख लगी है। रुद्र उससे बोला, अबे उन दोनों राजकुमारियों को आने दो, मैडम अभी तक चेंज करके नहीं आई हैं। वो ये बोल ही रहा था कि तभी साहिल ने कहा, आ गए। ये बोल करके उसने रुद्र का हाथ छोड़ा और भाग के नंदनी के पास चला गया। रुद्र ने नंदनी को देखा तो उसकी नजरें उस पर ही थम गई। नंदनी के गीले बाल, ब्लू कलर की शिफॉन की साड़ी, उस पर साल लिए वो चली आ रही थी। वैसे कोई और भी था जिसकी हालत आज खराब थी, और वो था श्लोक, क्योंकि उसने देखा रागिनी पिंक कलर की शिफॉन साड़ी पहने, गीले बाल अपने एक तरफ किए, माथे पर छोटी सी बिंदी लगाए, आंखों में काजल लगाए वो नंदनी के पीछे आ रही थी। श्लोक की तो पलकें झपकाना ही भूल गया था। उसने धीरे से रुद्र से कहा, ये जंगली बिल्ली सच में इतनी खूबसूरत है या आज मेरी आंखें खराब हैं? बेटा ये तो पूरी माल निकली, क्या लग रही है? आज देख के लगता है सच में दोनों राजकुमारियां हैं। रुद्र ने उससे कहा, साले अपनी भावनाओं पर काबू कर, नहीं तो उसे जंगली बिल्ली बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और मत भूल, दोनों लड़ती बहुत अच्छा हैं। जो झटके में इतने सारे आदमियों को मार सकती हैं, उन्हें तुम जैसे एक बंदे को मारने में वक्त नहीं लगेगा। और अब शांत हो। ये बोल करके वो सीधे खड़ा हो गया। श्लोक की नजर रागिनी पर थी। उसने रागिनी को देख करके नंदनी से कहा, वैसे आप इस जंगली बिल्ली को ऐसे क्यों नहीं रखती हैं? ऐसे कम बुरी लगती है और सामने वाला इसे देख करके कम लड़ेगा। नंदनी से पहले रागिनी ने कहा, मुझे कोई अच्छा समझो या नहीं, मेरी दीदी के लिए मैं अच्छी हूँ, मुझे यही काफी है। और तुम ना ज्यादा आंखें फाड़ के मत देखो, पागल बिलोट कहीं का। चलो छोटे माफिया खाना खाएं। ये बोल करके वो साहिल के साथ चली गई। इस लोग भी सबके साथ बैठ के खाना खाने लगा। नंदनी साहिल को अपने हाथ से खिला रही थी। कुछ देर में सब खाना खा के अपने कमरे में चले गए। रुद्र अपने कमरे में बैठा नंदनी की बातें सोचे जा रहा था। उसे खुली खिड़की से पायल की आवाज सुनाई दे रही थी। वो उठ के खिड़की से बाहर देखने लगा। उसने देखा नंदनी बगीचे में रखे झूले पर बैठी थी और अपने एक पैर से खुद ही झूल रही थी। बाहर ठंड थी पर फिर भी नंदनी बैठी हुई थी। रुद्र के मन में न जाने क्या आया, वो कमरे से बाहर निकल करके बगीचे में चला गया। नंदनी ने उसे देखा तो झूले को रोक दिया और आराम से बैठ गई। रुद्र ने उसे देखते हुए कहा, आप इतनी रात में और वो भी ठंड में बाहर क्या कर रही हैं? ये कहते हुए वो बगल में बैठ गया। नंदनी ने उसे देख करके कहा, कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही थी तो इसलिए बाहर आ गई। रुद्र ने उसे देख करके कहा, आपसे एक बात पूछें हम? जी पूछें। ये कहते हुए नंदनी सामने देखने लगी। रुद्र ने कहा, आपने साहिल को अर्जुन क्यों कह करके बुलाया था? नंदनी ने कहा, क्योंकि जब दीदी ने हम सबको ये बताया था कि वो माँ बनने वाली हैं, तब से पापा, माँ, चाची सिवाय हम सब उनके बच्चे का नाम सोचने लगे। और तब चाची जी ने हम सब से कहा था, कालिंदी दीदी के बेटे का नाम अर्जुन रखेंगे और अगर बेटी हुई तो सुगंधा। हम इतने खुश थे कि हम सब ने साहिल के लिए चांदी का झूला बनवाया था, उसे सजाया था, पर शायद वक्त को कुछ और ही मंजूर था। वो झूला खाली रहा और देखो आज बहुत कुछ खो दिया हमने। पर खुशी इस बात की है कि दीदी की आखिरी निशानी और हमारी रियासत के कुंवर सा हमें मिल गया। पर हम नहीं चाहते रुद्र कि वो वहां जाए, चाहते हैं वो यहीं रहे और खुश रहे। रुद्र नंदनी के मुंह से अपना नाम सुन करके खुश था। नंदनी ने उसकी तरफ देखा तो रुद्र उसे ही देखे जा रहा था। नंदनी ने उससे कहा,
चलो मुझे नींद आ रही है। ये कहते हुए वो उठने लगा तो उसकी साल खींच गई और वो रुक गई। उसने पीछे मुड़ करके देखा तो रुद्र उसके साल को दबा के बैठा था। नंदनी ने उससे कहा, रुद्र जी मेरा साल छोड़िए। उसके ये बोलने पर रुद्र का जैसा ध्यान टूटा और वो उठ करके खड़ा हुआ। नंदनी उसके आगे आगे चलने लगी और रुद्र उसके पीछे। रुद्र ने उसे देखते हुए मन में कहा, बहुत सुकून है तेरे पास, ना जाने क्या है तुझमें, साथ चलना चाहता हूँ पर डरता हूँ कहीं तो हाथ पकड़ के छोड़ ना दे। नंदनी अंदर आ गई थी। उसने अंदर का गुड नाइट कहा। नंदनी अंदर आ गई थी। उसने रुद्र को गुड नाइट कहा और वहां से चली गई। और रुद्र उसे खड़ा जाते हुए देख रहा था। पहली बार 7 साल में इस घर में पायल की आवाज गूंजी थी। रुद्र उसके पायल की आवाज को सुन के खामोश खड़ा बस उसे जाते हुए देखे जा रहा था। वो उसके जाने के बाद खुद के कमरे में आया। वो बिस्तर पर लेट के सोचे जा रहा था और इसी सोच में उसकी आंख लग गई। सुबह का वक्त था। रुद्र का घर है। रुद्र को आज उठने में देर हो गई थी। वो जल्दी जल्दी अपने शर्ट की बटन बंद कर रहा था। उसने स्लीव की बटन लगाई और टाई कोट और अपना लैपटॉप बैग ले करके बाहर आया। वैसे आज फिर रुद्र को ही नहीं, सबको लेट हुआ था उठने में। सब जल्दी जल्दी रेडी हो करके बाहर आए। नंदनी जल्दी उठ गई थी। उसने नौकरों से बोल करके नाश्ता बनवा दिया था और खुद पूजा घर को साफ कर दिया था, दिया जला दिया था। रुद्र ने अपना कोट रखते हुए कहा, काका नाश्ता लगा दो। तभी श्लोक भी आ गया। सुप्रिया भी साहिल को लेकर के आ गई थी और रागिनी भी अपना बैग लेकर के आ गई थी। नंदनी ने सबको बैठने के लिए कहा और खुद किचन में नाश्ता लेने चली गई। वो नाश्ता लेकर के आई और सबको देने लगी। उसने देखा रुद्र टाई के साथ लड़ रहा था क्योंकि जल्दबाजी में उससे टाई की नट नहीं बंध रही थी। नंदनी ने रागिनी से साहिल को नाश्ता कराने के लिए कहा और खुद रुद्र के पास चली गई। उसने रुद्र को अपनी तरफ मोड़ा और उसका हाथ हटा खुद टाई की नट बांधने लगी। रुद्र ने उसे ये करते देखा तो उससे बोला, रहने दे, मैं खुद कर लूंगा। नंदनी ने उसे बिना देखे कहा, जल्दबाजी में कभी कोई काम नहीं होता है रुद्र जी, आराम से करेंगे कोई भी काम तो वो आसानी से हो जाएगा। देखो बंध गई टाई। रुद्र ने जब देखा तो टाई सच में बंध चुके थे। चलो चले आए नाश्ता कर लें। ये कहते हुए नंदनी डाइनिंग टेबल के पास आ गई। उसने सुप्रिया को देख करके कहा, साहिल ये कौन है? साहिल ने कहा, ये सुप्रिया दीदी हैं, माली काका की पोती हैं, दीदी यहीं रहती हैं। नंदनी ने कहा, अच्छा जी, सुप्रिया आप भी बैठो, जाओ नाश्ता कर लो। ये कहते हुए उसने उसे भी सबके साथ बैठा दिया और नाश्ता करवाने लगी। रुद्र ने भी नाश्ता लिया और जाने लगा तो नंदनी ने कहा, मैं घर जाकर के कुछ जरूरत की चीजें ले आओ। रुद्र ने उससे कहा, ठीक है चली जाएं, पर अकेले कैसे जाएंगी? रागिनी ने कहा, मैं जाऊंगी, वैसे भी मुझे भी अपने सामान चाहिए, मैं दीदी के साथ चले जाएंगे। ठीक है चलें, साथ में चलते हैं, मैं आप दोनों को ड्रॉप कर दूंगा। ये बोल करके रुद्र वहां से बाहर चला गया। रागिनी और नंदनी दोनों साहिल के साथ बाहर आए। रुद्र ने गाड़ी खोला और नंदनी को साहिल के साथ बैठने के लिए कहा। तभी मोना की आवाज आई, रुद्र गुड मॉर्निंग। जब सबने देखा तो मोना खड़ी मुस्कुरा रही थी। रुद्र जब नंदनी को साहिल के साथ उसे गाड़ी में बैठा रहा था तभी वहां पर मोना आई थी। उसने रुद्र को देख करके कहा, गुड मॉर्निंग रुद्र। उसकी आवाज सुन करके रुद्र के साथ सब उसकी तरफ देखने लगे। साहिल ने उसे देख करके मन में कहा, आ गई मॉर्निंग बोएड करने आटे की दुकान। रुद्र ने उसे देख करके कहा, गुड मॉर्निंग मोना, तुम सुबह सुबह यहाँ पर, कोई काम था? मोना ने नंदनी और रागिनी को देख करके कहा, ये दोनों कौन है रुद्र? रुद्र के पहले साहिल ने कहा, ये मेरी मौसी हैं, आप अपना बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? मोना आंटी जी। मोना ने दोनों को देख करके कहा, मौसी, पर भाभी के घर वालों तो नहीं थे, फिर ये दोनों? इस पर रुद्र ने कहा, कालिंदी भाभी माँ के घर वाले थे और ये उनकी बहनें हैं। मुझे लेट हो रहा है, ऑफिस के लिए बाद में बात करता हूँ, और तुम्हें कोई बात करना हो तो मुझे कॉल कर लेना, अभी चलता हूँ। नंदनी जी साहिल के साथ बैठ जाएं। उसके ये बोलने पर नंदनी फ्रंट सीट पर साहिल को लेकर के बैठ गए। रुद्र ने देखा उसका पल्लू बाहर लटक रहा है तो उसने उसे बहुत प्यार से उठा के उसे देते हुए कहा, इसे ठीक से पकड़ो और सीट बेल्ट लगाओ। नंदनी ने पल्लू पकड़ा और सीट बेल्ट लगा लिया। रागिनी और श्लोक भी बैक सीट पर बैठ गए थे। रुद्र मोना के सामने से गाड़ी लेकर के चला गया। मोना ने उन सबको जाते हुए देख करके कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है,
उस लड़की के साथ रुद्र की बॉन्डिंग कुछ अजीब है, मुझे पता करना होगा आखिर ये मासी कहाँ से पैदा हो गई। ये बोल करके वो अपनी कार में बैठ के वहां से निकल गई। सुबह का वक्त इंदौर में। शेर सिंह जब खाली हाथ इंदौर पहुंचा तो उसे देख करके वीर ने कहा, क्या हुआ शेर सिंह, कहाँ हैं वो दोनों। शेर सिंह ने उसे देख करके कहा, वो दोनों शिमला शहर में हैं और उन्होंने हमारे सारे आदमियों को मार डाला है। अब उन्हें मारने के लिए हमें बहुत सावधान हो करके कुछ करना होगा। हमें लगता है उन्हें मारने से अच्छा है कुछ और किया जाए, क्योंकि उन्होंने मेरी बेइज्जती की है और मैं उसका बदला भी ले करके रहूंगा। वीर ने कहा, तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो बताओ। शेर सिंह ने कहा, हाँ आइडिया है, जिससे वो नंदनी यहाँ खुद चल के आएगी और तुम आराम से इस रियासत की गद्दी अपने नाम करा सकोगे और मैं उससे अपनी बेइज्जती का बदला ले लूंगा। उसने ये कहते हुए सामने देखा। तभी पूजा की थाल लिए सुलोचना बोली, भूल जाओ तुम सबकी ये रियासत या गद्दी तुम लोगों की होगी, क्योंकि इसके लायक तुम लोग नहीं हो। और वीर शेर सिंह, उन दोनों को यहीं बुलाने की गलती मत करना, वरना जो सांस तुम दोनों ले रहे हो वो कहीं रुक ना जाएं। उस बार का हश्र याद है ना, उन दो लड़कियों ने मिल करके तुम्हारे सारे आदमियों को मौत के घाट उतार दिया था और इस बार भी शेर सिंह मुंह की खा के आया है, तो भूल के यहाँ उन्हें लेकर के मत आना, वरना इस बार तुम्हारी मौत को तुम खुद नहीं रोक पाओगे। आराम से हो रहो और उनसे दूर कर। ये बोल करके वो चली गई। शेर सिंह गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगा तो वीर ने उसका हाथ पकड़ के रोकते हुए कहा, नहीं, सोचना भी मत, माँ है वो मेरी। शेर सिंह ने कहा, इसलिए अभी तक रुका हुआ हूँ, नहीं तो इस बुढ़िया को कब को मार डालता। तुम अपने आदमियों को तैयार करो, मुझे जो करना है अब मैं वो करूँगा। वो दोनों बहनें यहाँ खुद आएंगी। ये बोल करके वो चला गया। दोपहर का वक्त, नंदनी का घर। नंदनी अपने जरूरी सामान और रागनी के जरूरी सामान को रख रही थी, तभी लक्ष्मी भी वहां आ गई। उसने देखा नंदनी कहीं जाने की तैयारी कर रही है तो उसने उससे पूछा, दीदी कहीं जा रही हैं आप? नंदनी ने उसे देख करके कहा, हाँ लक्ष्मी, हम मिस्टर सिंघानिया के घर जा रहे हैं, कुछ दिन वहीं रहेंगे, आप वहीं आकर के काम करना और अभी तुम हमारे साथ चल रही हो, ये सारा सामान रखने में मदद करो। उसके ये कहने पर लक्ष्मी उसकी मदद करने लगी। दोनों ने 2 बैग में सामान रखा और एक गाड़ी करके वापस रुद्र के घर आ गई। लक्ष्मी ने शाम तक उन दोनों का सामान रखवाने में नंदनी की मदद की और साहिल आ गया था। उसे रागिनी ने खाना खिला करके सुला दिया था और वो खुद भी लक्ष्मी के साथ अपने सामान ठीक से रखने लगी। जब शाम को साहिल उठ के नंदनी के कमरे में आया तो नंदनी ने उसे गोद में बैठाते हुए कहा, उठ गया, भूख लगी है? साहिल ने अपने सर को उसके सीने पर रखते हुए कहा, हाँ लगी है, पर मुझे नूडल्स खाना है। ठीक है, चलो बनाते हैं, रागिनी और लक्ष्मी आ जाओ। ये कहते हुए वो बाहर आई तो उसने देखा सुप्रिया अकेले बैठी अपने स्कूल का काम कर रही थी। नंदनी ने उसे देख करके कहा, सुप्रिया चलो आप भी हमारे साथ आ जाओ, नाश्ता कर लो, फिर बाहर चल के खेलना। ये कहते हुए वो साहिल को लेकर के किचन में आई। उसने उसे गोद में लिए, उसका मुंह साफ किया और अपने पल्लू से उसका मुंह पोंछ करके सेल्फ पर बैठा दिया। लक्ष्मी के साथ मिल के नंदनी नूडल्स बनाने लगी। साहिल रागिनी के साथ मस्ती कर रहा था। नंदनी ने वक्त देखा तो शाम के 5 बज गए थे। उसने चाय रख दी थी, एक तरफ बनने के लिए और दूसरी तरफ नूडल्स बॉयल होने के लिए रख दिया था। तब तक उसने लक्ष्मी को वेजिटेबल्स काटने को कहा। दोनों ही अपने काम में लग गए थे। जब तक वो लोग चाय और नाश्ता बना रहे थे तब तक रुद्र और श्लोक भी आ गए थे। साहिल ने उन दोनों को देख करके कहा, चाचू आप दोनों आ गए, मासी नूडल्स बना रही हैं, मिल के खाएंगे। उसके ये बोलने पर रुद्र उसे गोद में ले करके सोफे पर बैठ गया। रागिनी उन दोनों के लिए पानी लेने चली गई। उसने किचन में आकर के कहा, दीदी वे दोनों भी आ गए हैं, मैं पानी लेकर के जा रही हूँ, आप नाश्ता लेकर के आओ इस पागल के साथ। ये बोल करके वो चली गई। नंदनी ने नूडल्स रेडी किया और चाय नूडल्स लेकर के हाल में आ गई। उसने सुप्रिया को, साहिल को, सबको नूडल्स दिया और बैठ गई। उसने नूडल्स नहीं लिया था, वो बस चाय पी रही थी। तो श्लोक ने उससे कहा, नंदनी जी आपने नूडल्स नहीं लिया? नंदनी कुछ बोलती उससे पहले ही रागिनी ने कहा, दीदी को नूडल्स बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो नहीं खाती हैं। उन्हें नॉर्मल घर का खाना पसंद है या उन्हें जलेबी, वो भी रबड़ी के साथ, बहुत पसंद है। ये कहते हुए वो खाने लगी। रुद्र बैठा सुन रहा था। वो नाश्ता कर अपने कमरे में चला गया। साहिल ने उसके जाने के बाद कहा, मुझे आप सबसे कुछ कहना है।
कल चाचू का बर्थडे है तो उनके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करना है, हमें केक लाना है उनके फेवरेट और उन्हें ये सब ना पता हो। रागिनी ने कहा ओके छोटे मियाँ, हम मिलके इस प्लान को अंजाम देंगे। श्लोक ने कहा केक मैं ऑर्डर कर देता हूँ। इस पर नंदनी ने कहा नहीं आप ऑर्डर मत करो, हम घर पर बना लेंगे, बस आप बता दो उन्हें कौन सा केक पसंद है। कि श्लोक ने कहा तो ठीक है, फिर तो सब कुछ हो गया और बस हम सब ही होंगे, क्योंकि रुद्र को पार्टी पसंद नहीं है इसलिए बस हम घर वाले होंगे। सब ने उसकी बात पर डन कर दिया। रात का वक्त था, रुद्र का घर। नंदनी टहलते हुए लाइब्रेरी में चली आई थी। उसने देखा वहां पर बहुत सारी किताबें रखी थे। बुक्स देखते ही उसकी नजर एक बुक पर गई। उसने उसे उठा करके बुक का नाम पढ़ा, ना मंजिल का पता ना अंजाम की खबर, और उस बुक को लिखने वाले का नाम था एक अनजान लेखिका। नंदनी उसे देख करके मुस्कुराने लगी क्योंकि वो नंदनी की लिखी बुक थी। नंदनी अपने किताब इसी नाम से पब्लिश कराती थी। नंदनी ने देखा उसकी लिखी लेटेस्ट किताबों से लेकर के पुरानी किताबें वहां रखी हुई थी। वो किताबें देख ही रही थी कि तभी श्लोक के साथ रुद्र अंदर आया। उसे देख करके रुद्र ने उससे कहा आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसकी आवाज अचानक सुन करके नंदनी घबरा गई और उसके हाथ से बुक छूट के नीचे आ गिरी। उसने बुक उठाते हुए कहा सॉरी, ये गलती से गिर गई, मैं यहाँ ऐसे ही चली आई। साहिल रागिनी के साथ अपना काम कर रहा था, मैं बोर हो रही थी तो मैं चली आई, माफ करिए। रुद्र ने उसके हाथ से बुक लेकर के रखते हुए कहा कोई बात नहीं। नंदनी ने उससे पूछा आपको ये राइटर पसंद है? आपको इनका लिखा हुआ पसंद? इस पर श्लोक ने कहा पसंद? अरे जी ये पूछें कि रुद्र कितना प्यार करता है उनकी लिखी कहानियों से। उनके हर कहानी की दो दो बुक लेकर के रखा है। रुद्र ने उसके बोलने पर बस उसे घूर करके देखा। नंदनी ने उससे कहा आप कभी मिले नहीं उनसे? इस बार रुद्र ने कहा नहीं, उनका असली नाम किसी को नहीं पता है और कोशिश किया पर वो किसी से मिलना नहीं चाहती थी, तो हमने भी छोड़ दिया कोशिश करना, पर इसे आज भी मिलना है उससे। श्लोक के इस बात पर रुद्र उसे घूर के देखने लगा। नंदनी खड़ी इस बात पर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वो वहां से बाहर चली आई। रात में सब खाना खा करके अपने कमरे में थे, पर नंदनी झूले पर बैठी अपनी किताब लिख रही थी। वक्त कुछ 11:30 हो रहे थे। नंदनी को नींद नहीं आ रही थी। साहिल और रागिनी साथ सो रहे थे। रुद्र को भी नींद नहीं आ रही थी। वो बाहर निकल के आ गया। उसने बगीचे में नंदनी को बैठा देखा तो उसके पास आते हुए बोला आपको आज भी नींद नहीं आ रही है? उसकी आवाज सुन करके नंदनी अपनी बुक बंद किया और उसे साल के अंदर छुपा लिया। वो उसे देखते हुए बोला नहीं आपको भी नींद नहीं आ रही है? रुद्र ने उसके पास बैठते हुए कहा नहीं, वैसे आप कर क्या रही हैं? कुछ नहीं, साहिल बता रहा था कल आपका बर्थडे है। नंदनी के ये बोलने पर रुद्र ने सामने देखते हुए कहा हाँ, पर भैया भाभी के जाने के बाद मेरा मन नहीं करता, पर साहिल की जिद पर घर पर ही छोटा सा सेलिब्रेशन हो जाता है। हाँ आपको वो राइटर बहुत पसंद है। ये कहते हुए नंदनी रुद्र को देखा। रुद्र ने उसे देखते हुए कहा हाँ वो लिखती बहुत अच्छा है। उनके लिखने में एक अलग अंदाज होता है। उनकी कहानियों में एक दर्द होता है जो दिल तक पहुंचता है। मैं एक बुक उनके साइन का चाहता हूं, पर उस लड़की से कभी मिल नहीं पाया। नंदनी ने कहा हाँ चले बाहर, ठंड है। ये बोल करके वो अपनी किताब को अपने साल में छुपा करके उठ के जाने लगी। रुद्र को नंदनी का व्यवहार बहुत अजीब लगता था। वो बात करते हुए रुक जाती थी और जाने लगती थी। ये चीज रुद्र को बिल्कुल पसंद नहीं थी। नंदनी आगे आगे चल रही थी। वो अंदर आई तो हाल में लगी घड़ी ने टन से किया और नंदनी ने मुड़ के रुद्र की तरफ देखते हुए कहा जन्मदिन मुबारक हो रुद्र जी, बाय। उसने बिना कुछ सुने रुद्र से वहां से चली गई। रुद्र उसे जाते हुए हैरान नजरों से देख रहा था। रुद्र को नंदनी कभी समझ ही नहीं आती थी। क्या रुद्र नंदनी को समझ पाएगा? क्या वो जान पाएगा कि उसकी पसंद वाली राइटर नंदनी है या कोई और? मित्रों कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 5 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।